क्वेश्चन हम जो है वो फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम कर चुके, हमने फोर्सेस को रिजॉल्व करके देखा, रिजल्टेंट्स निकाले। सही है, वंस यू कम अप विद रिजल्टेंट्स देन यू कैन, सही नजर आ रहा मिर्जा? कैन यू सी इट? इफ यू कांट देन गो अप प्लीज, there are seats on that end as well if you want to move. ये कौन है? Newton's first law states that every body remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external force acts on it. Second law states that the resultant of the forces acting on a body is equal to the mass of the body multiplied by its acceleration in the direction of that force. इसका मतलब क्या है? F equals to ma. F क्या होता है? It's the net force. नेट फोर्स कहता हूं मैं क्योंकि यहाँ पे सारा मैथमेटिकल हो जाएगा कि अगर दो फोर्सेस एक्ट करी, एक लेफ्ट पे एक राइट पे है, लेफ्ट वाली ज्यादा राइट वाली कम है, तो आप नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? लेफ्ट माइनस राइट करके। सही है? मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे न्यूटन्स लॉज भी नहीं आते, ये सामने लिखे हुए इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मुझे नहीं पता तीन लॉज क्या होते हैं। तो ओनली पार्ट ऑफ फिजिक्स दैट आई नो इज दैट के नेट फोर्स इक्वल्स टू ma हो जाता है। सही है? वेयर m इज द मास and is the acceleration. So yeah, I can explain to you mechanics, but if you ask me details about Newton's laws, I may not be able to tell you something about it. Okay, some things I would know, some things I wouldn't. You probably know more about this than I do. Okay, Newton's law, third law states that every action there is an equal and opposite reaction. Generally, I've never used that. जनरली जो यहाँ पे यूज हो रहा होता है वो F equals to ma यूज हो रहा होता है। ओके, ओके स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना। तो कहता है पार्टिकल ऑफ मास 3 kg ऑन अ स्मूथ प्लेन, इट इज पुल्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। ये बनी हुई है फोर्सेस, सबके पास बुक्स हैं। और उसने कहा टेकिंग द वैल्यू ऑफ g as 10 कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पहले आप हमेशा जब भी सवाल है इस सारी फोर्सेस बना ले, इसमें बनी हुई है, ये कितनी हो जाएगी? 30, और ऊपर कितनी है? r। सही है? इज देयर फ्रिक्शन? स्मूथ प्लेन है, नहीं होगा फ्रिक्शन। क्वेश्चन और से पढ़ना है हमें। सही है? अब हमने कहा कि कोई लेफ्ट रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है, देयर इज ओनली अ ड्राइविंग फोर्स, तो मैं कहूंगा F इक्वल्स टू ma। सही है? F इक्वल्स टू ma। F की जगह क्या आ जाएगा? सॉरी कलर नहीं नजर आ रहा होगा। F इक्वल्स टू ma। F is 4, mass is 3, हाँ फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। सही है? सिंपल सी बात है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसे नॉर्मल रिएक्शन निकाले, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि सर ये पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, वर्टिकली तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऊपर तो नहीं चला जाएगा अचानक से। ओके, बिकॉज द पुलिंग फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, देन द नॉर्मल रिएक्शन शुड बी 30 बिकॉज आई हैव अ वर्टिकल इक्विलिब्रियम। मैं कहूंगा आप इक्वल्स टू डाउन। सही है ना? बेसिक क्वेश्चन रखा हुआ है अभी। अब मैं इसमें रेजिस्टिंग फोर्स आगे लेकर आऊंगा और हम नेट निकालेंगे। अभी मैंने सिर्फ ड्राइविंग फोर्स रखी हुई थी। ओके, फोन क्यों इस्तेमाल? हॉरिजॉन्टल प्लेन फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू टेक यू टू एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, पास पेपर के सवाल है। ये कहता है स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ वेट 30 न्यूटन which is in contact with a rough horizontal plane. So I draw a rough horizontal plane and I mark it on this. अब उसने वेट 30 बताया हुआ है, देखिए मास 30 नहीं बताया, वेट 30 बताया। क्वेश्चन और से पढ़ना है आपने, तो मैंने डायरेक्ट 30 ड्रॉ कर दिया। उसने कहा when the string is horizontal and the tension in it is 24 newtons, the block is in limiting equilibrium. तो यूं करके पुल कर रहे हो तो एक 24 न्यूटन की ड्राइविंग फोर्स बना दी मैंने, यहाँ पे R बना दिया और यहाँ पे फ्रिक्शन बना दिया।
यही कर रहे थे हम पिछली क्लास में भी, कि अगर मैं आगे पुल कर रहा हूं तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट कर रहा होगा। उसने कहा इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, अभी न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं हुए, न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं हुए, अभी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, अप इक्वल्स टू डाउन। पहले आप इक्वल्स टू डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, फाइंड क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी किसकी वैल्यू? किसकी वैल्यू? म्यू की वैल्यू। सही है, म्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो मैंने कहा लेफ्ट पे जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट पे जो है वो 24 न्यूटन है। फ्रिक्शनल फोर्स को कहते हैं म्यू इंटू आर। म्यू नहीं पता, आर कितना आ गया? 30, 24/30। ओके, 0.833। Does that make sense to everybody? म्यू इंटू आर फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता था ना। थर्टी फोर और 24 नहीं है, ये 24 है ना राइट पे। 33 नो, अच्छा सॉरी, आई हैव कैलकुलेटेड रॉन्ग, मैंने इसको 5/6 कर दिया। ओके ओके, पार्ट 2। अच्छा अब नहीं, देखो चेंज हो गया है, पढ़ो क्वेश्चन और से। ऐसे का द ब्लॉक इज नाउ इन मोशन एंड द स्ट्रिंग इज एट एन एंगल ऑफ 30 degrees upwards from the plane. The tension in the string is 25 न्यूटन। पहले 24 थी, अब 25 हो गई, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। अब मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। यूं करके बनेगी, उससे और क्या चेंज होगा कौन बताएगा? आर चेंज होगा। जब आर चेंज होगा तो फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा। फ्रिक्शन चेंज होगा तो पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा। डज दैट मेक सेंस? पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिफरेंस, पहले लिमिटिंग इक्विलिब्रियम था, लेकिन अब क्योंकि एक चेंज हुआ तो आर भी चेंज हुआ, आर चेंज हुआ तो फ्रिक्शन चेंज हुआ, एंड व्हेन ऑल ऑफ दैट चेंजेस you start moving and then you come up with F equals to ma. Okay, can I move this up? यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? पार्ट 1 किया हुआ है। $25 cos 30, 25 sin 30 और FF। सही है? ओके, सो हम कहेंगे कि F equals to ma। F कैसे निकलता है? इट्स द नेट फोर्स। मैं कह सकता हूं ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल्स टू ma। सही है? एक्सेलरेशन निकालनी है ना, तो एक ही वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? 25 cos 30 माइनस रेजिस्टिंग फोर्स क्या है? फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा है। एम कितना है? एम कितना है? 3, नॉट 30, 3। ए इज अननोन। फ्रिक्शनल फोर्स की जगह क्या लिखेंगे?
म्यू इंटू आर लिखेंगे, पहले मैं म्यू इंटू आर लिख लेता हूं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? Point 8. Where am I getting this coefficient from? From the previous part. मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि अगर कोई प्लेन है तो उसका कोफिशिएंट सेम रहता है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्यों चेंज होती है? क्योंकि आर चेंज हो रहा होता है। बिकॉज आई चेंज द वैल्यू ऑफ आर, इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, कोफिशिएंट उसका सेम रहता है। व्हाट इज आर इन दिस केस? पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट्स इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, तो मैं कहूंगा आप इक्वल्स टू डाउन आर प्लस 25 sin 30 equals to 30. Does everybody understand this? क्या सबको ये बात समझ आती है? अच्छा, ये 30 यहाँ पे लिखा हुआ है, this 30 is here, sorry. So ये हो जाएगा R equals to 17.5. Okay? कैलकुलेशन कर ली मैंने कैलकुलेटर से। तो ये हो गया 12.5 रूट 3 माइनस 0.8 इंटू 17.5 इक्वल्स टू 3a। अब a बता दो। $2.55. Does that make sense to everybody? कोई ऐसा जिसको ये सिंपल क्वेश्चन ना समझ आया हो? सिंपल तो नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट वी आर डूइंग। क्या हुआ हारून? क्लियर? देखो आर कैसे निकलता है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम से ना। अब इक्विलिब्रियम क्यों चेंज हुआ? क्योंकि एक और वर्टिकल फोर्स आ गई, इसीलिए आप इक्वल्स टू डाउन है। बैलेंस चेंज हो गया ना। जब तुम कोई एक नई फोर्स इंट्रोड्यूस करोगे तो पुरानी वाली फोर्स की वैल्यू कम हो जानी चाहिए, बिकॉज इट्स एन इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये आप लोगों की अभी ये पिछली क्लास में भी हो रहा था। सम पीपल अज्यूम दैट आर इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट। दैट्स नेवर ट्रू। इट्स समटाइम्स ट्रू व्हेन देयर इज नो अदर फोर्सेस, बट आप कभी भी ये अंडरस्टैंडिंग ना रखें। देयर आर टू प्रॉब्लम्स दैट आई विटनेस्ड इन द लास्ट क्लास। वन वाज दिस, एक कोई बच्चा था जो अज्यूम कर रहा था कि आर जो है वो हमेशा वेट के बराबर होगा, नहीं होता। दूसरा, ये कंफ्यूजन हो रही थी कि जब हम फ्रिक्शन, उनको आज मैं फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम कंप्लीट करा रहा था, तो उनका ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द पुलिंग फोर्स। नो, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इट्स ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल। आपने ये नहीं सोचना कि पुलिंग फोर्स कहाँ लगी हुई है, आपने सोचना पार्टिकल कहाँ जा रहा है, तब आपको पता चलेगा फ्रिक्शन कहाँ ड्रॉ करनी है। Okay, right? That's what you learned in physics as well. Physics में ये तो नहीं पढ़ते opposite to the pulling force, opposite to the motion ही पढ़ते हैं। Okay? Okay. Okay. This one. अब मैं आपको बताया ना कि न्यूटन लॉज में सिर्फ F equals to ma होता है। जितना ज्यादा अप्लाई करोगे वो पता चलता जाएगा कि क्या क्या करना है क्वेश्चन। सही है? इसकी एग्जांपल्स भी लिमिटेड चाहिए। Homework, can I have a look at the book again, please? Thank you. और उसके बाद फॉरन जो है वो होमवर्क शुरू हो जाए। Are moving in a straight line on a rough horizontal plane. The frictional forces are the only horizontal forces acting on the plane. Okay? दो पार्टिकल्स हैं, P है और Q है।
Okay. Find the deceleration of each of the particles given that the coefficient of friction between P and the plane is 0.2 and Q and the plane is 0.25. So इसका mu जो है वो 0.2 है और इसका जो mu है वो 0.25 है. क्या मिसिंग है सवाल में? R भी बना देता हूँ. तो वेट मिसिंग है, मास मिसिंग है. ना P का मास पता है ना Q का मास पता है. सही है. अब क्वेश्चन में देखते हैं जरूरत पड़ेगी भी या नहीं, या वो कैंसिल आउट हो जाएगा किसी तरह. मैं अभी क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करूंगा जिस तरह मैं नॉर्मल किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ. सही है. फाइंड क्या करना है? डिसेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल. मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई पार्टिकल जो है वो यूं करके आगे जा रहे हैं. जनरली जब मुझे मोशन की डायरेक्शन दिखानी होती है तो मैं ये डबल एरो लगा के दिखाता हूँ कि भाई पार्टिकल मूव किस तरफ कर रहा है. ओके. वो कह रहा है कि भाई द फ्रिक्शनल फोर्स इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दीज पार्टिकल्स. उसके ऊपर एक वेट, जाहिर सी बात है मैं उसका वेट कह देता हूँ 10p है. उसके वेट को मास को मैंने p ले लिया और उसके मास को मैंने q ले लिया. ओके. यहां तक बात क्लियर है? इज देयर अ ड्राइविंग फोर्स ऑन दिस? इज देयर अ ड्राइविंग फोर्स? कहाँ है? क्वेश्चन में कहा हुआ है ना फ्रिक्शनल फोर्स इज ओनली फोर्स. तो फ्रिक्शन तो पीछे बना दिया मैंने. क्या मैं कह सकता हूँ ड्राइविंग फोर्स 0 है? मैंने उसको पुश कर दिया, वो आगे स्लाइड करता हुआ जा रहा है. रुकेगा तो सही ना कहीं. ओके. एक इनिशियल मैंने फोर्स एक्सर्ट की थी, वो फोर्स रिमूव हो गई. जैसे आप किसी इफ यू पुश अ टॉय कार इट मूव्स एंड देन इट स्टॉप्स, राइट? दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. दो कार यहाँ मूव कर रहे हैं. ओके. यहाँ तक बात क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? सो हम फॉर पार्टिकल पी बात करते हैं. अभी मैंने क्यू की बात नहीं की. सही है. फॉर पार्टिकल पी, डू यू एग्री दैट एफ इक्वल्स टू एम ए? इट्स मूविंग, therefore f equals to ma should hold. If f equals to ma, driving force minus resisting force equals to ma लिख दिया मैंने. What's the driving force? 0. What's the resisting force? ff. What's the mass? p. What's the mass? मैंने p assume किया है. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. Mass of p is p. Capital P is small p. Mass of q is small q. Okay. माइनस 0 माइनस म्यू आर हो जाएगा. इसका म्यू कितना पता है? पी ए सॉरी पी ए. व्हाट इज आर? आर इक्वल्स टू 10p. तो क्या होगा? p और p कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? -2. एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? -2. अब कोई मुझे कहेगा सर आपने बहुत लंबा प्रोसेस किया, डायरेक्ट फ्रिक्शन को इक्वल्स टू एम ए करते हो जाता. आई एग्री विथ यू, बट यू सी आई एम डेवलपिंग अ कॉन्सेप्ट फॉर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू डू विथ यू. हर केस में जरूरी तो नहीं है एक ही फोर्स एक्ट कर रही होगी. अब instead of trying to change your understanding every time, now your understanding of F equals to ma is what? It's always equals to the driving force minus the resisting force. Resisting force कैसे निकलती है? अगर friction force है तो mu into r करके निकलती है. r कैसे निकलता है? vertical equilibrium करके निकलता है. सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं. सही है. मैं इसको 2 लाइन में भी आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ और हम Q वाला कर भी लेते हैं. सही है. Q वाले की एक्सेलरेशन मैं वैसे निकाल के दिखा सकता हूँ. मैं आपसे कहता हूँ कि फ्रिक्शनल F इक्वल्स टू ma. दोनों तरीकों से कर लेते हैं ना. हमारी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई. 10p कहां से आया? वेट है. वेट इज 10p. सो R इक्वल्स टू 10p हो जाएगा. सही है. यहां तक क्लियर है?
Any questions? आपने कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, तो मैं आपसे कहता हूँ म्यू आर इक्वल्स टू एम ए. मैं शॉर्टकट करके दिखा रहा हूँ विदाउट राइटिंग ऑल ऑफ द थियोरी डाउन दैट आई डिड बिफोर. सो म्यू आर इक्वल्स टू एम ए. म्यू इज 0.25, R is 10Q. सही है. Equals to MA, so QA. Q and Q cancel. A equals to 2.5. आपको पता है रेजिस्ट कर रही है फोर्स, तो डिसेलरेट करेगा, तो मैं कहूंगा डिसेलरेशन हो जाएगी 2.5. I personally feel this idea is more explain ज्यादा करता है ये. सही है. एंड बाद में जब मैं इंक्लाइंड प्लेन्स पे जाऊंगा तो very rarely will you find that the driving force is absent. Okay, very rarely will you find that. So इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा हूँ कि भाई जब भी आप F equals to ma करेंगे तो आपको ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स करना है. रेजिस्टिव फोर्स इज यूजुअली फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज कैलकुलेटेड बाय म्यू इनटू r. r is the vertical equilibrium of the forces. Okay, clear? Any questions? आ गई दोनों की एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, जो भी आपने उसको कहना है. सही है. यहाँ पे मैंने नेगेटिव से इंडिकेट कर दिया था कि डिसेलरेट कर रहा है, वहां पे मैंने वर्ड्स में इंडिकेट कर दिया है डिसेलरेट कर रहा है. अगला सवाल पढ़ो, पार्ट 2 पढ़ो इसका. पार्ट 2 क्या कहता है? फाइंड द स्पीड्स ऑफ P and Q immediately before they collide. अच्छा सॉरी, मैंने ऊपर नहीं पढ़ा. At a certain instant P passes through a point A and Q passes through a point B. The distance AB is 5. The velocities of P and Q at A and B are 8 and 3 respectively, both in the direction of AB. Find the speeds of P and Q immediately before they collide. काइनेमैटिक्स का सवाल है. काइनेमैटिक्स का सवाल हो गया है. अक्सर सवाल ऐसे ही होते हैं. ओके, यू विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट पार्ट. आपने एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन निकाली, अब आप उनको यूज करते हुए आप काइनेमैटिक्स लगाएं. तो हम लगाते हैं काइनेमैटिक्स को. हमने कहा दो पार्टिकल्स चल रहे हैं, ये P है, ये Q है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. ये AB का डिस्टेंस कितना है? 5. दोनों पार्टिकल्स यूं मूव कर रहे हैं. इसकी एक्सेलरेशन जो है वो -2 है, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो -2.5 है. दोनों की वेलोसिटीज दी हुई है. स्टार्टिंग वेलोसिटीज u is equals to 8, u equals to 3. Everybody understands this? अब क्या करना है आगे? Immediately before they collide, डिस्टेंस इक्वल करेंगे, डिस्टेंस इक्वल कवर करेंगे वो. सही है. एक जो इसकी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी बेसिकली. सही है. टाइम दोनों का सेम होगा, डिस्टेंस जो होंगे वो दोनों के फर्क हो सकते हैं. डू यू एग्री दैट बोथ विल ट्रैवल फॉर टाइम t? ओके, कोलाइड जब करेंगे एक ही वक्त पे मिलेंगे ना. सही है. एक्सेलरेशन इसकी -2.5 है, इसकी एक्सेलरेशन -2 है. अगर ये बंदा, ये पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस x कवर करता है, तो इसको कितना कवर करना पड़ेगा? x + 5. क्यों? अब क्यों? एब्सोल्युटली उसको 5 ज्यादा कवर करना है ताकि वो टकरा सके. This particle is also moving forward, so it's going to be traveling a certain distance x. This person has to come all the way and cover x + 5 in order to meet. No, they're both traveling in the same direction. Kawa. They're respectively both in the direction AB. Sahi hai? Towards A and towards B nahi kawa. In the direction AB kawa. So this one is traveling x, and this one should travel x + 5.
Does that make sense to everybody? So, which is why I'm not going to equate distances, I'm going to equate time in it. Time equal है basically, equate तो नहीं कर रहा मैं उनको. मैं कौन सा formula लगाऊंगा? ut plus half at square. Now, there was a new topic that was introduced last year. क्या हुआ बेटा, कुछ समझ नहीं आया? देखो, मैं कह रहा हूं कि दोनों आगे मूव कर रहे हैं ना, तो ये आगे मूव कर रहा है x. अगर इसको आके टकराना है तो इसको कितना मूव करना पड़ेगा? x भी मूव करना पड़ेगा और 5 भी मूव करना पड़ेगा. तो x plus 5. उसने कहा कि AB का इनिशियल डिस्टेंस 5 है. सही है, सब सवाल में दिया हुआ है. डायग्राम में इसीलिए मैंने सब कुछ बना दिया. आप भी इसी तरह क्वेश्चन में बनाया करें. The most important thing to do on an M1 exam is if you don't have the diagram, draw it properly first. अगर ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, आपके पास 10 मिनट है, आप 4 मिनट कम से कम डायग्राम में इन्वेस्ट करें to draw a diagram properly. Okay? ut plus half at square, तो मैंने कहा x plus 5 equals to u कितना दिया हुआ है? सॉरी 8 है ना, और इसका u कितना दिया हुआ है? 3. Why am I using this formula? वैसे हमने क्या सीखा था कि फॉर्मूलाज कब यूज होते हैं? जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो. इसमें मुझे कैसे पता चला कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट कर रही थी. अगर कोई फोर्स फ्लक्चुएट कर रही होती तो फिर मैं नहीं लगा सकता था. सही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा तो. ओके, अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन. डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? दो इक्वेशंस बन गई है मेरे पास, एक ए की एक बी की, एक पी की एक क्यू की. सॉरी, ये पी के डिस्टेंस की इक्वेशन है, ये क्यू के डिस्टेंस की इक्वेशन है. I could point from here as well. Sorry. Right? Can we equate the two? I'm running out of space. Achha, because I'll have limited space, I'm doing calculations directly. If you feel lost, just ask. Can someone tell me the two values of t? 0.25 लिखा है, 5 लिखा है और -5 लिखा है. दूसरी बता दो क्या आ रही है. तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूं. सही है, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूं. क्लियर? नेगेटिव वाले को, नेगेटिव था ना, ये रहा. आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, इसलिए मैंने. ओके, मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया. उसने क्या है, फाइंड द स्पीड्स ऑफ पी एंड क्यू इमीडिएटली बिफोर दे कोलाइड. v इक्वल्स टू u प्लस at लगाना पड़ेगा. फॉर p, फॉर q, इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? एक्सेलरेशन का साइन गलत ले लेना. सही है, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है. ये अक्सर पार्ट 1 से मिस्टेक आ रही होती है जब हम इस तरह सॉल्व कर रहे होते हैं. ये देखो,
यहाँ पे साइन मिसिंग था ना, इसीलिए मैंने पहले वाले में आपको कंप्लीट मेथड करके दिखाया था जिसमें साइन खुद ही आ जाता है, क्योंकि मुझे पता था आगे यूज करना है मुझे। इसीलिए कंप्लीट मेथड करो तो ज्यादा फायदा होगा। आगे मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट मेथड से ही कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू स्किप सम स्टेप्स दैट्स अप टू यू, बट मेक श्योर दैट यू गेट योर कॉन्सेप्ट्स राइट। ओके, कैलकुलेटर भी एक्स की वैल्यू डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। उसने ये तो नहीं पूछा ना कहाँ मीट करते हैं, उसने पूछा कब किस स्पीड पे मीट करते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है?